हाँ जी भाई, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, है ना। हर दिन का काम मैं कर लेता हूँ रोज़। रुको, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है भाई अभी, तो सेकंड, तो हाँ ठीक, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, नाम है उसका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। लिखने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा है। हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ख़त्म करने के लिए दिन आ रहे हैं नज़दीक। आज का लेक्चर जाएगा इसमें पूरा, कल को भी लेक्चर जाएगा, गैल्वेनोमीटर होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी गैल्वेनोमीटर ख़त्म कर दूँ ताकि कुछ न्यूमेरिकल कल ही स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टॉर्क, ठीक है। ऑन करंट कैरिंग लूप इन a uniform magnetic field, यही लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है। इसको आप आगे जाके थोड़ा सा डीप लेवल पढ़ोगे जब आप EMI पढ़ोगे। ओके, EMI जब पढ़ोगे तब दोबारा से पढ़ोगे इसको, ठीक है। मतलब वहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे आपको मोटर पढ़ने होंगे, मोटर और जनरेटर 10th में भी पढ़ के आएगा आप लोग। ओके, मेरे ख्याल से आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ओके, मान लिया मैंने ये प्लेट यहाँ पे रख दी। ओके, यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम कि प्लेट पे कैसे लगेगा, ठीक है। मेरे हाथ में राखी देख पा रहे होंगे आप, नहीं दिखी होगी तो दिख जाएगी। आज राखी का त्यौहार था, रक्षाबंधन था, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रहा था, व्हाट आई वाज सेइंग, कि भैया यदि मैं प्लेट को एट सम एंगल प्लेस करूं, as you can see this is north pole, this is south pole, the magnetic field lines are going like this, है ना, and this is our magnetic current carrying coil, okay, which can be rotated from the middle, है ना, अपने मिड वाले एक्सिस से वो रोटेट कर सकती है। मैंने मान ली this length is B and this is A/2, this is A/2, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। यहाँ से आप लोग चाहे इसके टर्मिनल भी बना दो करंट फ्लो कराने के लिए। ये लो, ये प्लस ये माइनस, मतलब करंट यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से जाएगी पहले, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से लौट के फिर इसमें चली जाएगी, ठीक, क्लियर है, सब समझ में आ रहा होगा। गर्मी बम्पर हो रही है, मुझे नहीं लगता नागपुर में कम गर्मी हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं अपने अंडरग्राउंड में हूँ, जहाँ पे कंडेंसेशन हमेशा चलती रहती है, ठंडी रहती है। बाहर से कम 5 डिग्री का फ़र्क रहता है यहाँ पे, लेकिन तब भी यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। पंखा चल भी रहा है तब भी। चलिए ठीक है, राम कहानी हुई। अब देखो क्या क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। ओके, ऑब्वियसली बात है कि मैं यदि एक काम करते हैं, इसको एट एन एंगल 90 डिग्री रखते हैं, मतलब फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, और दिस ऐसे मेरा प्लेट रखा है, एरिया मेरा ऐसे रखा है, ठीक है। अब कई सारे बच्चे बोलोगे सर एरिया वेक्टर और बी के बीच में तो एंगल 0 हो गया। बिल्कुल सही बात है, एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल 0 हो गया। दिस इज एरिया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमें एरिया से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, समझ में आया। एरिया से मुझे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। मुझे किससे मतलब है अभी यहाँ पे, अभी मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब है लेंथ से। किससे मतलब है, लेंथ से। दिस इज लेंथ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके ओके, चलिए अब देखो ध्यान से यार, सही चीज़ें देखते जाओ। मैं पहले इसका मार्क कर दूँ, आपको फिगर सही से दिख रही होगी। दिस इज P, Q, R, S। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट।
इनसाइड पी क्यू, इन साइड द पी क्यू साइड में देखो, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर। हाँ या ना, जल्दी बोल दो। a/2 प्लस a/2 कितना होगा टोटल? a होगा। हाँ या ना, रेक्टेंगुलर प्लेट लिए, ये भी याद रखना। पी क्यू साइड में देखो, बी की डायरेक्शन भी ऐसे है ना। अच्छा, करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो अपोजिट ले इसको, क्योंकि हम लेंथ वेक्टर किस डायरेक्शन में लेते हैं हमेशा? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट ऐसे है, ओके, और बी ऐसे है, तो अपोजिट है, ओके। मैं यहाँ पे 3D फिगर नहीं दिखा सकता। प्लेट को यदि मुझे परपेंडिकुलर दिखाना है तभी भी ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको दिखे थोड़ी टेढ़ी। नहीं, यदि मैं ऐसे दिखाऊंगा इसका मतलब आपको केवल और केवल ये दिखेगी लाइन, साइड व्यू, ओके। सो हम ऐसा कर रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। यदि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है और मैं, ये मेरा एरिया है और मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, ये जैसे यहाँ पे फिगर दिख रही है, ओके। मतलब राइट नाउ बी इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, नहीं सॉरी एरिया, सॉरी एरिया से परपेंडिकुलर है बी, ओके। हालांकि यहाँ पे फ़ायदा कुछ आप जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, कोस थीटा का आएगा ही नहीं कॉन्सेप्ट, यहाँ पे साइन थीटा का कॉन्सेप्ट आएगा। और साइन 90 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। अब चलो जरा यहाँ पे देखो ध्यान से कि लेंथ वेक्टर इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ वेक्टर इज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ओके। अच्छा चले, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, RS का भी देख लेते हैं। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा कहीं पे भी, बुक में नहीं मिलने वाला कहीं पे भी, कोई नहीं समझाने वाला बुक वाला, ठीक है। देखो RS में करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे ही, और इसी डायरेक्शन में B भी है, ओके। इसी डायरेक्शन में B भी है कि नहीं? है कि नहीं? चलें आगे बढ़े, चलिए। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री, ओके। क्लियर है? IL B साइन थीटा, यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे 90, और सॉरी 180। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0। फोर्स कितना होगा? 0। फोर्स कितना होगा? 0। समझ में आया? समझ में आ गया? ओह, समझ में आया क्या? आ गया? क्लियर है? चलो, अब इनका तो बात हटा दो, ठीक है। इनकी तो कोई बात करता ही नहीं कभी भी। बात करेंगे हम किसकी भला? साइड QRS की, QR की और PS की। साइड QR देखो और PS देखो, ठीक है। यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगा, वो तो सब था फालतू की चीज़, ओके ना। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक। हाँ तो देखो भाई, जरा ये लेंथ वेक्टर होगा, ऊपर की ओर जाता हुआ, करंट किस तरफ जा रही है? ऊपर की ओर, तो यही लेंथ वेक्टर होगा। इसकी वैल्यू क्या है? B वेक्टर। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। दिस इज B, दिस इज लेंथ, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स। समझ में आया? दोनों एक दूसरे से कैसे हैं? 90 डिग्री पर है। कैसे हैं? 90 डिग्री पर है, ओके। ओके, तो यहाँ से ज़रा देखोगे, ILB साइन थीटा FQR की वैल्यू हो जाएगी करंट B इंटू B साइन 90 FQR, ओके, ठीक। जरा PS की वैल्यू देखते हैं, FPS की। फॉर्मूला तो यही होगा, ILB साइन थीटा, हाँ या ना?
ज़रा देखो फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना जनरेट करेगा ये है, इस बार लेंथ वेक्टर नीचे की तरफ है बी ही है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस तरफ ही है, दिस इज पाम, दिस इज कर्ल्ड ऊपर की ओर, PS। डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है समझना, डायरेक्शन ज़रूरी है समझना। अभी मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फिगर ली थी मैंने आपको PQ और RS की वैल्यू थोड़ा अलग बता दी, ठीक है। यदि मैं इस तरीके से लूँगा, ओके, इस तरीके से यदि मैं प्लेट ले रहा हूँ तो दिस विल बी मेरा क्या बोले इसको QS सॉरी RS, एंड नीचे का क्या होगा PQ होगा, ओके। तो इस समय भी देखो तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे या ऐसे, उल्टा अपोजिट, है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे क्या होगा कि इस एक्सिस के अराउंड, ये जो है ना वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के एक फोर्स ऊपर ले जाना चाहेगा, एक फोर्स नीचे ले जाना चाहेगा, ठीक है। फोर्स तो न्यूट्रल हो जाएंगे, ओके, ठीक है। लेकिन इस एक्सिस के अराउंड मेरी जो प्लेट है वो मोशन नहीं कर पाएगी, इसलिए उनकी तरफ से जो फोर्स होगा या उसका इफेक्ट होगा, जो भी होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ओके। तो जो मैंने आपको समझाया वो भी समझ लो, जो अभी भी समझाया अभी भी समझ लो, दोनों हर तरीके से मैं आपको क्लियर रख रहा हूँ, ठीक है। यदि मेरी प्लेट ऐसे रखी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक, तब क्या होगा, तब वो वाली कंडीशन आएगी कि B और I और B ऐसे I ऐसे, तब वो कंडीशन आएगी। और ऐसे है तो B ऐसे I ऐसे, ओके, तो फोर्स एक आएगा। और यहाँ पे I ऐसे B ऐसे, तो फोर्स एक आएगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ओके। चलिए ना, देखिए हो गया, काम खत्म करें, ओके। नाउ ये समझ में आया, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन लिख लेते हैं, कैसी डायरेक्शन आई थी इसकी ऐसे, vertically upward, ठीक, एंड vertically downward। या इसको वर्टिकली ना बोलो यार, वर्टिकली मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, रुको इसको ख़त्म करते हैं कहानी को। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलरली हाँ, कैसी थी ये, बाहर की तरफ थी ना, तो आउटवर्ड, ठीक, एंड दिस इज perpendicularly inward, ये सही वर्ड है, ये सही डायरेक्शन बता रहा, ओके। नाउ एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ बोथ द डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ, लिखा नहीं रहा हूँ। एज यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर opposite to each other and the magnitude of the forces are equal to each other, IBB, है ना। तो magnitude of the forces are equal to each other but the direction of the magnetic force is opposite to each other, so the F net force क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, सबको पता है। मतलब सर आप अभी तो बोल रहे थे कि उसका फोर्स जीरो होगा और इनका भी फोर्स जीरो कर दिया, रुक जाओ, समझ में आ गया फिलहाल इतना, फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, बट नाउ बट आ गया ना, वहाँ पे बट नहीं है, वहाँ पे बट नहीं है, वहाँ पे बट क्या कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। वहाँ पे एक वर्ड है कि मोशन नहीं हो सकता, मोशन नहीं है इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में कोई मोशन नहीं है, या जेड एक्सिस में कोई मोशन नहीं कर सकते, हमने फिक्स कर दिया। केवल और केवल एक्स एक्सिस में, वो भी क्या कर सकता है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, ऐसा नहीं ना, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल नहीं, ओनली अपनी एक्सिस पे बैठे बैठे घूम सकता है वो, ओके। वहाँ पे
वो इतना भी मोशन नहीं था, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, शायद केमिस्ट्री में पढ़ भी लिया हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ना तो उसकी ये ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे भी नहीं है, ऐसे ऐसे भी नहीं है, ऐसे ऐसे है केवल, ऐसे ऐसे भी नहीं है और ऐसे ऐसे भी नहीं है, केवल एक टाइप से है वो, ऐसे ऐसे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 में से केवल एक है, सिंगल है। ओके, समझोगे जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं तो समझाऊंगा बहुत तगड़े तरीके से, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आएगी। चलिए हटा दो, आगे बढ़े। बट दिस प्लेट कैन रोटेट on its on axis। अब देखो ध्यान से समझो क्या है, तो ये देखो ये क्या नाम था इसका, पीएस, पीएस के लिए आउटवर्ड, मतलब इसके लिए बाहर की तरफ, इसके लिए अंदर की तरफ, हाँ या ना, पीएस। दिस इज माई डस्टर, एज यू कैन सी। ये वाला हिस्सा इधर जाना चाह रहा है, ये वाला हिस्सा इधर जाना चाह रहा है ना, और बीच में से हमने रोटेशन लगाने की काम कर रखा है। तो क्या करेगा ये, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो। और दोनों के दोनों रोटेशन कहाँ ले जाना चाह रहे हैं इसको, सेम डायरेक्शन में। इधर वाला क्या कर रहा है, इधर ले जाना चाह रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है, इधर ले जाना चाह रहा है। तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, बोलो यार जल्दी। कैसे ले जाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों के दोनों, ये भी क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज, हाँ या ना। जब भी कोई चीज़ रोटेट करना चाहती है तो वहाँ पे आ जाता है टॉर्क। क्या जाता है, टॉर्क। इवन दो दिस नेट फोर्स इज 0 बट इट इज फ्री टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड forces has different, वर्ड पे ध्यान देना मैं क्या लिखने वाला हूँ, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। मतलब देखो देखो देखो, एक तो ऐसा होता है कि ये दोनों फोर्स इक्वल, दोनों फोर्स अपोजिट, तो ये नेट फोर्स 0 हो गया, बिल्कुल सही बात है नेट फोर्स। लेकिन क्या दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बिल्कुल सही। लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा ये होता है, एक को ऊपर लगाऊं एक को नीचे लगाऊं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये इस लाइन पे काम कर रही है, इस लाइन पे, और ये इस लाइन पे, दोनों लाइन क्या है, अलग है। पैरेलल हो वो बात अलग है, लेकिन लाइन अलग है। तो लाइन अलग होने से नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन मोशन नहीं रोक सकते, मोशन नहीं रोक सकते। यदि वो फ्री टू मूव ऑन इट्स ओन एक्सिस है या रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस है, देन देयर विल बी ए टॉर्क, देन देयर विल बी ए टॉर्क। ओके, आज मैं सोच रहा था कि आज मैं नाई के पास जाऊं, गुफ्तगू करूं उससे, लेकिन जा ही नहीं पाया। ठीक है, गुफ्तगू करने का मतलब ये नहीं है कि मैं वो करने जाऊंगा, तो वहाँ पे टॉर्क हो जनरेट होगा, एक टॉर्क इधर जनरेट होगा, एक टॉर्क इधर जनरेट होगा। ओके ठीक है, मैंने मिटा दिया, गलती करी, चलो ठीक है, लो दोबारा से बना दिया। ओके, इसका अंदर की तरफ जा रहा है, इसके तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों का, ठीक ऐसे, अब समझ में आ रहा होगा। ओके, दोनों किसके अराउंड घूमेंगे, इसके a/2, ये a/2 है ना। घूमने वाली लाइन कौन सी होगी, ये होगी। याद होगा ना टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, Fr sin थीटा, है ना, Fr sin थीटा या Rf sin थीटा, Rf sin थीटा बोलो सही है, ठीक। लेकिन अपन लोग यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो इट डजेंट मैटर, Fr sin थीटा। ओके, फोर्स ऐसे, R क्या है, ये है ना, क्योंकि इसके अराउंड घूम रहा है, रेडियस क्या है, ये है ना। और हमेशा हम मान के चलते हैं कि ये जो फोर्स है हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वहाँ भी परपेंडिकुलर था शुरुआत से, हाँ या ना। तो साइन थीटा वाला टर्म न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे, तो Fr बचा, है ना। फोर्स की वैल्यू क्या है, IBB, और R की वैल्यू क्या है, a/2। दिस इज द टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2, क्योंकि दोनों बनाएंगे ना, दोनों अलग अलग टॉर्क बनाएंगे। बात अलग है कि इक्वल होगा, बात अलग है कि दोनों सेम डायरेक्शनल होंगे। बोथ टॉर्क्स विल बी इक्वल वेक्टर।
वेक्टर लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। ओके, सो टाउ नेट क्या हो जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब मेरे को ये मत बोल देना कोई भी कि सर हमें टॉर्क नहीं पता है। प्लीज़ a/2 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा i a b टाउ नेट, आया ना, ऊपर लिख दे रहा हूँ। टाउ नेट क्या हो जाएगा, ए भी क्या है, एरिया ए लेंथ इंटू विड्थ, या विड्थ इंटू लेंथ क्या होगा, एरिया होगा, हाँ या ना। दिस विल कम टॉर्क इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी। समझ में आया क्या, आया ना, पक्का। देखो ऐसा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, पीछे जाओ, है ना, पीछे जाओ और समझ लो इसको दोबारा से एक बारी, क्लियर ना हो रहा हो कहीं पे भी, ठीक है। मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे से, एक एक स्टेप क्लियर है। अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको उतारो फटाफट, उतार लिया, चलिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा अभी आप स्टार्ट हुए हो पढ़ना, अभी आगे आने वाला चैप्टर तो आसान है, छोटा सा चैप्टर है इससे अगला, वो तो फटाफट ख़त्म होगा, उसको मैं इसी में मर्ज कर दूंगा, ठीक है। इसी में मर्ज होने लायक भी है यार, कुछ नहीं उसमें ड्रामा है फालतू। लेकिन उससे अगला जो चैप्टर है EMI, फिर अल्टरनेटिंग करंट, आने वाले 2 चैप्टर उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। EMI और अल्टरनेटिंग करंट एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए तो छोड़ दो, मेंस के लिए तो महा इम्पोर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके, as we have already derived that torque equal to I into A into B, then I'll just suggest you to think that this is something like we already see in electrostatics. There was a dipole moment P, है ना, that was equal to Q into 2A, हाँ, Q into 2A, ऐसा ही कुछ था ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे भी ये I इंटू ए कुछ ऐसा ही है, I इंटू ए क्या है, सिमिलर लाइक Q इंटू 2A। ओके, देखो Q क्या था, एक डिस्टेंस के बीच में दो चार्ज, यहाँ पे क्या है, एक एरिया में एक करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक। तो इसको ही हमने एक अलग नाम दे दिया और इसको नाम दिया हमने M। What is M? M is a magnetic dipole moment, एंड यहाँ से हमने टॉर्क का फॉर्मूला दिया M into B। As you know that torque is a vector quantity, so the vector form of this will be so you can easily understand that there will be A is like a area vector, okay, and you know the direction of area vector perpendicular to the area, clear है। क्यों देखो भाई, एरिया वेक्टर होता है LP, लेंथ वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ ऐसे है, एक ऐसे है, तो जो एरिया होगा उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, वो डिपेंड करेगा राइट हैंड थंब रूल पर, क्लियर है। चल, आपको ये समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या बोला इसको, M को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इफ़ आई यदि मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट क्या होगी इसकी, तो आपको सिंपल समझ में आ रहा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, इसकी डेफिनेशन बोलोगे तो डेफिनेशन आप इसकी सिंपल बोल सकते हो कि भैया द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द एरिया थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग इज नोन एज द डाइपोल। ओके, हटा दो इसको।
यहाँ पे काम आके ख़त्म होता है। ओके, यहाँ से यदि हम इसको कंपेयर करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को थोड़ा सा, तो देखो जरा कुछ निकल के आता है, हमें कुछ मिलता है, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, आप सर्कुलर लूप जानते हैं, है ना? सर्कुलर लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। अभी समझ में आएगा मैग्नेटिक डाइपोल में क्यों बह रहा हूँ। तो सर्कुलर लूप आपको याद होगा, ये सर्कुलर लूप था। ओके, हमने एक डेरिवेशन किया था कि इसके सेंटर से समथिंग एक्स डिस्टेंस पर हमें यदि बताना है मैग्नेटिक फील्ड बी को, तो द फॉर्मूला ऑफ बी वॉज म्यू नॉट अपॉन क्या था भाई, 2 पाई, है ना, आई आर स्क्वायर, पाई नहीं था सॉरी, आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओह माय गॉड, कितनी जल्दी मुझे फॉर्मूले याद रहते हैं और मैं बहुत जल्दी भूल भी जाता हूँ फॉर्मूले। हाँ, एक्चुअली मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। ओके, इसलिए मैं थोड़ा भूल जाता हूँ फॉर्मूले। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या करें हम, एक काम करें, सबसे पहले तो आपको सीधी सी बात है, यहाँ पे बी एम बनाना है किसी भी तरीके से। तो एम बनाने का एक सिंपल तरीका है, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दिस आई इंटू एरिया, पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज़ द एरिया, व्हाट इज़ द पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया। ओके, ठीक। तो आई इंटू ए, यू नो व्हाट इज़ द आई इंटू ए, इट इज़ एम। मैंने 4 लिख दिया है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। अब देखो बुक क्या करती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई है, मैग्नेटिक फील्ड आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, देखो यदि हम यहाँ पे इसको देखें, ठीक है, कंपेयर करें इसको हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि एक फॉर्मूला मिलेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है, याद होगा तो आपको। ठीक है, वहाँ पे डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक 2a लेंथ का, उसकी वजह से एक लेंथ आई थी, सॉरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता की थी, उसका फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर स्क्वायर। इससे कंपेयर करने के लिए बुक क्या करती है, यहाँ पे हम बुक क्या कह देती है कि x इज़ वेरी वेरी लार्जर देन r। ठीक, तो हम यहाँ पे r को क्या मार देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। r को मतलब x इक्वल टू है 10,000 मीटर और r इक्वल टू है 1 मीटर। तो इसके कंपेयर में ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसलिए हम निगलेक्ट कर देते हैं इसको। ओके, तो यदि यहाँ से r को निगलेक्ट कर दूँ तो ये इसके जैसा ही फॉर्मूला बन जाता है। तो केवल और केवल कंपेयर करने के लिए वो एक काम कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें पता चलता है, देखो यहाँ पे क्या आया, डाइपोल मोमेंट आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आया। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्कुलर लूप्स होते हैं ये इट्स बिहेव लाइक अ डाइपोल, मतलब इसका नीचे वाला हिस्सा एक अलग पोल बनेगा, ऊपर वाला हिस्सा एक अलग पोल बनेगा। यदि मैं बोल दूँ कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल है तो नीचे वाला बिहेव लाइक अ साउथ पोल। समझ में आया, समझ में आया, ये कहानी थी इसकी। ओके, सो आप बोल सकते हो कि एज B is directly proportional to the dipole moment, so we can say that circular loops behave like a magnetic dipole, ठीक है। एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और करता है और उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगी कहानी आज के लेक्चर की भी और इस चैप्टर की
थ्योरी की भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। गाल्वानोमीटर बचेगा। गाल्वानोमीटर को मेरे को अलग से समझाना पड़ेगा एक पूरा लेक्चर, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा मैं डिस्कशन यहीं दे दूँगा ताकि कल के लेक्चर में टाइम थोड़ा कम यूज़ हो उसके ऊपर। तो हम एक काम करते हैं, हम फाइंड करते हैं ना, ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ओके, ये ज़रूरी है। और ये रिवॉल्यूशन वाला अब जो कराने वाला हूँ मैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो डेरिवेशन कराऊंगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि बोहर मैग्नेटो, ठीक है, और एक और आता है जायरोमैग्नेटिक रेशो, हाँ जायरोमैग्नेटिक रेशो, ओके। तो वे 2 चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है इस डेरिवेशन में और समझना है इस डेरिवेशन को, ओके। तो देखो ज़रा, बिना मारकर गिरे कहानी स्टार्ट ही नहीं होती अपनी। तो हम लिखते हैं कि डाइपोल, डेरिवेशन का नाम डाइपोल मोमेंट ऑफ a revolving इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे यहाँ पे, डबल इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही है क्योंकि हमें बेसिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेसिक पढ़ना है, हाई फाई नहीं पढ़ना। यार ये मार्कर सीधे खड़े क्यों नहीं होते? मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाइयों प्लीज़ खड़े हो जाया करो यार एक बारी में। देखो अब होगा ये खड़ा, अब इसको मैंने थोड़ा सा वो कर दिया तो एक बार उनका क्या करा होगा। एक इलेक्ट्रॉन है ई, आर रेडियस में किसी न्यूक्लिया के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ओके। एज यू नो द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स देयर विल बी अ करंट। क्यों बताओ आपको क्या फाइंड करना है? एम का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू ए। तो ऑब्वियस ही बात है आपको आई और ए पता करना है बस, ठीक है, ठीक है। तो आई कितना होगा? ए तो साफ समझ में आ रहा है ना, आई ए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर लिया है मैंने, स्मॉल आर स्क्वायर, ओके। अब देखो आई क्या होगा? आई का फॉर्मूला क्या होगा भैया? चार्ज अपॉन कितने टाइम में वो रिवॉल्व करते रहे। हाँ या ना बोले? बोलो 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 बोलो, बोल दिया? अच्छा, ठीक है। टी इज द टाइम पीरियड। व्हाट इज द टी? टी इज द टाइम पीरियड। व्हाट विल बी द टी वैल्यू ऑफ द टी? यदि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, इमेजिन कि इस वेलोसिटी इसकी क्या है? v है, ओके। और इसकी रेडियस r है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 पाई आर। और किस वेलोसिटी से कर रहा है? v से। तो क्या ये टाइम होगा? v इंटू टी कितना होता है? लेंथ। लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और लेंथ अपॉन वेलोसिटी क्या होती है? टाइम। समझ में आया? टी क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। पुट इट देयर, आई विल कम e by 2 pi r into v. Is there any problem for you? No, you don't have any problem. Okay guys, let's come on the m and put the value of m, put the value of I in the formula of m, that is ev upon 2 pi r into pi r square, okay. Now there is r and there is r, there is pi, there is pi, and m become e by 2 into v into r, ओके। यहाँ पे बुक इस m को अल्फा बना देती है। क्यों बना देती है? उसका भी कारण है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन के मास में और इस m में आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए वो इसको ये कर देते हैं, m को अल्फा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं m ही यूज़ करूँगा क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता और मेरे पास और तरीके हैं उसको कि मैं उसको आपको अलग से समझा सकूँ।
कई बच्चे बोल रहे होंगे सर एम कहाँ से आएगा, एम तो है ही नहीं कहीं पे भी, कोई मतलब ही नहीं एम का आने का। बिल्कुल सही बात है, एम का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे आने का, लेकिन हम मतलब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एम की मल्टीप्लाई ऊपर, एम की मल्टीप्लाई नीचे। व्हाट इज एम? एम इज द मास ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, वी इंटू आर। एम ई क्या है? मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। कितनी वैल्यू होती है इसकी, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर? तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, सॉरी डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? व्हाट द हेल इज दिस थिंग? मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर। एम वी क्या है? लीनियर मोमेंटम, पी। याद होगा ना, एम इंटू वी क्या होता है? पी। याद होगा, पढ़ा है फोर्स में। और पी और आर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ये, इसका नाम क्या है? एंगुलर मोमेंटम। व्हाट द हेल इज दिस एल? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे हम इसका एम वी आर एक वो देख रहे हैं यहाँ पे, इसके मैग्नीट्यूड तो पुट करते हैं इसका मैग्नीट्यूड एल। एल इज एंगुलर मोमेंटम। सुनते जाओ भाई साहब, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सुननी है। ओके, let divide this m divided by l, so we'll get e by 2me. E is the electron charge, m is the mass of electron। दोनों चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, तो इनका रेशो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, इसकी वैल्यू भी होती है समथिंग आएगी कुछ, आई थिंक सो, देख लेना। 8.8 इंटू 10⁻10 आती है आई थिंक सो, कूलम पर केजी। देख लेना, आप लोग देख सकते हो, भले चंगे आप लोग। देखो यार, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसकी वैल्यू 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 है ना, यही है ना। ये गया 0.8 दफ़ा। ओके ओके, 0.8 अपॉन 9.1, सॉरी 9.1। ऊपर क्या चला जाएगा? +31 जाएगा, तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। ओके, ये देखो 0.8 है ना, और ये 9.1। ओके, ये ऑलमोस्ट आपको पता होगा कितना, जितना यहाँ पे मैंने लिख दिया है उतना ही, क्यों 9 एम 81, ये 9 से थोड़ा बड़ा है, ये 81 से जस्ट छोटा है, तो समथिंग इतना ही काटेगा। ओके, और रुक जाओ, ये क्या है? आप देख पा रहे होंगे 9.1 है और ये 0.8 है। ओके, तो एक काम करूँ मैं, आपको पॉइंट की कन्फ्यूज़न ना हो, एक काम करते हैं, इसका एक पॉइंट हटाओ और इससे कम कर दो, तो इसकी पावर 11 हो जाएगी। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक, ये कितना हो गया? 9.1। ओके, एक काम करो, इसको 80 कर दो, तो एक जीरो और ले ली, यहाँ पे कितना बचा? 10। अब ये कट जाएगा सिंपली 8.8 टाइम्स जो मैंने वैल्यू लिखी है, 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया कैलकुलेशन? इस कैलकुलेशन को रफ मानना, याद करनी है, डायरेक्ट याद करनी है, कुछ नहीं करना। इसको हटा दे रहा हूँ मैं भैया, पीछे जाओ, चेक कर लेना उसको। ओके, as I written that this is constant and this ratio is known as gyromagnetic ratio। जायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसी रेशियो को क्या बोलते हैं? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और ये हमेशा क्या रहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए? कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। अभी रुक जाओ यार, इसमें बहुत चीज़ें हैं। चलिए, उतार लिया होगा, उतारा नहीं था, पीछे जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना। या तो भैया ये इंक ज़्यादा चिपकने लगी है ना, या फिर ये डस्टर ख़राब है। मॉइस्चर तो है नहीं यहाँ पे जो मॉइस्चर पकड़ ले, या शायद है यार, मॉइस्चर है शायद। ठीक है, समझ में आया था? आगे बात करें।
अपन लोग निकाल चुके हैं कि m बाई एल इक्वल टू ई बाई 2m। ME इस L को करते हैं इधर ट्रांसफर, ओके, इस L को करते हैं इधर ट्रांसफर और जाते हैं बोहर के पास। किसके पास? बोहर स्पेक्ट्रम, याद होगा आपने पढ़ा होगा। उसके हिसाब से L की वैल्यू क्या होती है? NH/2π। याद है कि नहीं? ओए याद है कि नहीं मेरे भाई? NH/2π। यहाँ पर हम कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की। तो L क्या हो जाएगा? H/2π। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पुट द वैल्यू हियर। सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? E/2me इंटू H/2π। ओके, EH/4πme। ओके, एज यू नो E/me इसकी वैल्यू आप जानते हो, E/me इंटू 2 की वैल्यू आप जानते हो 8.8 इंटू 10⁻10। ओके, प्लैंक कांस्टेंट है ये, H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.3 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है या जूल पर सेकेंड? जूल पर सेकेंड है ना, ऐसा ही कुछ होती है। नहीं सॉरी, जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड होती है, सॉरी जूल सेकेंड होती है। ओके, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.141 है ना, और कुछ बचा क्या? एक्चुअली मैं ई इसकी वैल्यू जो जानता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, H की वैल्यू लिख दी, 2 की वैल्यू लिख दी और पाई की वैल्यू लिख दी। ओके, क्लियर है? कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप लोग 3.141, इसको यदि मैं डिवाइड करूँ, इससे करूँ तो ये ऑलमोस्ट 2 दफ़ा, ये ऑलमोस्ट 2 दफ़ा है ना। इसकी वैल्यू इतनी ही आ जाएगी, समथिंग आएगी, देखना इसको जाके ज़रा 8.8। ठीक है, थोड़ा मैं तो अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ इसको काम को, लेकिन आप ज़रूर जाके इसको चेक करना कि इसकी वैल्यू कितनी आ रहेगी। बुक में से चेक कर लेना या अपने आप कैलकुलेशन करना अच्छे से बैठ के। ठीक है, -24। ठीक है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटो, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटो। इस वैल्यू को, इस वैल्यू को एक बार देखना, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, 8.8 नहीं आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 8.27 समथिंग आएगी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है। 2 इंटू 3.141, इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 6.28 एंड दिस इज 6.63। ओके, सो दिस विल बी 2 point something and when this 2 point something multiplied with 8.8 then okay, नहीं ये 2 point something नहीं, 1 point something आएगा और 1 point something इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके, आप इसको करके देखना एक बार। फिलहाल के लिए गैल्वेनोमीटर हमारा बचा इस चैप्टर में केवल, केवल कुछ नहीं छोड़ा मैंने, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, हालांकि मैं बहुत डीप पढ़ा दिया इस बार आपको, मैं इतना डीप में जाता ही नहीं, कई सारी चीज़ें फालतू होती हैं जो चैप्टर में, मैं उन पे बात ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा मगर चलो करा देता हूँ अच्छे से एकदम। ओके, उतार लो इसको। ठीक, और हम फिर अगले लेक्चर में गैल्वेनोमीटर करेंगे। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बता दिया क्या है। गैल्वेनोमीटर एक बार फिर से लिख लो, चाहे गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा। गैल्वेनोमीटर इज़ अ डिवाइस which is used to intercept whether there is a current in the wire or not. Okay, whether there is any current in the wire or not. Okay, it is very less resistive and can detect current in microamperes और मिलीएम्पियर्स। ओके, मिली और माइक्रोएम्पियर्स को भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं, छोटी से छोटी करंट को। ओके, ये इस डिवाइस का फ़ायदा है। ओके, तो आप लोग इसको गैल्वेनोमीटर को एक बार
क्या करना कि आप रीड मार लेना ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। कुछ है नहीं समय, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत मक्खन की तरह समझाते हुए ले जाऊँगा और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।